अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सिफारती मैदान में नाकामी के बाद अब भारत साइबर हमलों पर उतर आया है। वोटिंग के दौरान भारतीय हैकर्स के हमलों के सबब 3 मरतबा खलल पड़ा, लेकिन रेफरेंडम रुकवाने की तमाम तर भारतीय कोशिशों के बावजूद हज़ारों सिखों ने हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। नाज़रीन, सदर खालिस्तान काउंसिल डॉक्टर बख्शिश सिंह सिंधु का कहना है कि भारत में सिखों को इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत बुनियादी हुकूक देने से भी इनकार कर रही है। यही वजह है, इसीलिए रेफरेंडम के जरिए भारत से आज़ादी की आखिरी जंग की कामयाबी की गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, 2021 में खालिस्तान मूवमेंट के तहत इन रेफरेंडम्स का आगाज़ हुआ था और अब तक बरतानिया के 7 शहरों समेत स्विट्ज़रलैंड, इटली और कनाडा में 2 मकामात पर रेफरेंडम्स हो चुके हैं इसी मूवमेंट के तहत। और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले रेफरेंडम्स में सिखों ने भारत से आज़ादी का फैसला साफ साफ सुना दिया है। लेकिन दूसरी जानिब भारत इतना बौखला चुका है कि भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृत पाल को ढूंढने के लिए कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। गुज़श्ता 3 रोज़ में 100 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। पूरे पंजाब में इंटरनेट, मैसेजिंग वगैरह बंद करके हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिख बरादरी को दबाने की कोशिशें, पंजाब में इंटरनेट समेत कम्युनिकेशन के तमाम ज़राए बंद करना दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, भारत कश्मीर में मुसलमानों के साथ और अब पंजाब के सिखों के साथ भी जो कुछ भी करे, शायद आलमी बरादरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वरना नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कोई तो सवाल उठाया जाता। दुनिया भर में होते खालिस्तान रेफरेंडम और भारत की इस बौखलाहट पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक पैकेज तैयार किया। ये पैकेज आपको दिखा रहे हैं। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, उनसे बात करेंगे। भारतीय सरकार के ओछे हथकंडे ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम को न रुकवा सके। वोटिंग से कबल ही वोटिंग सेंटर के बाहर वोटर्स की तवील कतारें लग गईं। इस रेफरेंडम में हजारों सिखों ने भारत से आज़ादी के हक में वोट डाला। भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बहुत जोर मारा कि रेफरेंडम का इनाकाद रोका जा सके। जब एक न चली तो भारतीय हैकर्स मुसलसल सिखों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को साइबर हमलों का निशाना बनाते रहे। खालिस्तान के कयाम के लिए सरगर्म तंजीम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक भारतीय हैकर्स ने 3 मरतबा साइबर हमला किया, जिसके बायस तकरीबन 1.5 घंटे तक वोटिंग मशीन बंद रही। सिख फॉर जस्टिस का दावा है कि भारतीय हुकूमत के हैकर्स के हमलों में मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। रेफरेंडम के जरिए भारत से आज़ादी की आखिरी जंग की कामयाबी की आखिरी गिनती शुरू हो चुकी है। रेफरेंडम ऐसे करके ही हो रहे हैं क्योंकि सानू तुसी गुलाम कर रहे हो, साडी सोच नूं गुलाम कर रहे हो। पर खालसा पंथ खालिस्तान बन के रहूगा। खालिस्तान जिंदाबाद। अपना खालिस्तान चाहिए है क्योंकि 1947 तो लैके इंडियन सरकार ने सानू साडे कोई हक नहीं दिते। साडी जवानी, साडी किसानी ते सब खत्म कर दिती है। पंजाब ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उधर खालिस्तान के हामी रहनुमा अमृतपाल सिंह की मुमकिना गिरफ्तारी के नाम पर भारतीय पंजाब में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है। पंजाब के तमाम इजला में दफा 144 नाफिज है। पंजाब पुलिस अब तक सैकड़ों सिखों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि हजारों सिख पंजाब में खालिस्तानी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। सिख बिरादरी का महज एक ही मुतालबा है कि उन्हें भारत के गासिबाना तसल्लुत से आज़ादी चाहिए। दूसरी जानिब सिखों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर भारतीय परचम उतारकर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। भारतीय हाई कमीशन से तिरंगा उतारने का मकसद भारतीय पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम से इजहार यकजहती था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सिख नौजवानों को भारतीय परचम उतारकर खालिस्तान का परचम लगाते देखा जा सकता है। इस दौरान हाथों में खालिस्तान का परचम उठाए नौजवान भारत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाते रहे।
भारत में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में शहरियों को पंजाब और मकबूजा कश्मीर समेत मुतअद्दिद मकामात पर न जाने का मशवरा दिया है। क्या कुछ कोशिशें, क्या कुछ एफर्ट्स की जा रही हैं सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की जानिब से, ये तो आपने जाना, लेकिन क्या भारत सरकार ये तमाम ओछे हथकंडे अपनाने के बाद ये सूरत हाल वाक़तन उस जानिब मोड़ सकेगी जिस जानिब वो मोड़ना चाह रही है? ये सारी बातें हम जानेंगे जी अब्दुल्ला शाद से, माहिर हैं भारतीय उमूर के, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो 30 साला नौजवान सिख रहनुमा है अमृतपाल, कुछ इनका बैकग्राउंड बताइएगा, कौन है ये, क्यों इतनी ज़्यादा खौफजदा इनसे दिखाई देती है मोदी सरकार इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो एक तंजीम है वारिस पंजाब डे जो खालिस्तान के लिए सरगर्म है। इसके जो जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी उनका नाम था दीप सिंह सिद्धू। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो 2021 के अंदर भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को जो खालसा परचम लहराया था पोल के ऊपर चढ़ के और भारतीय तिरंगा उतार फेंका था, वो खुद दीप सिद्धू ने किया था। ये उनकी तंजीम थी जो पिछले साल 14 फरवरी को पुरस्रार तौर पर हलाक हो गए थे और उनको ये कहा जाता है कि इंडियन एजेंसीज ने मरवा दिया था। अमृतपाल सिंह पिछले साल तक दुबई में रह रहे थे और ये ख़ानदानी कारोबार संभालते थे, लेकिन इस आइडिया से कि जो सिखों को इंडिया के अंदर दबाया जा रहा है बड़े मुतासिर थे, आए इन्हें तंजीम वारिस डे का सरबरा बना दिया गया और तब से ये अमृतवीर और इस तरह के बहुत सारी मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसके अंदर लाखों सिख आते हैं और वो इनसे इजहार यकजहती कहते हैं और कहते हैं कि हम खालिस्तान के क़याम के लिए आपके साथ हैं। अमृतपाल सिंह को इतना बड़ा ख़तरा समझा जा रहा था इंडियन पंजाब के अंदर क्योंकि वो कश्मीर के ऊपर भी बात कर रहे थे, उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर बात किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा किया। अमृतपाल ने कहा है कि भारतीय पंजाब के अंदर भी जो गैर पंजाबियों को लाके मोदी सरकार बसा रही है, इसलिए वहाँ पर भी आर्टिकल 370 जैसी कोई खसूसी कानूनी हैसियत होनी चाहिए। हुआ ये कि जब ब्रिस्बेन के अंदर एक हफ़्ता कबल, तो इसी हफ्ते के अंदर एहतजाज किया गया था खालिस्तान के हामियों की जानब से और उन्होंने वहाँ पर भारतीय उतार फेंका और खालसा परचम लहराया। उसके बाद ब्रिस्बेन के अंदर भारत को इतना हजीमत का सामना करना पड़ा था कि उन्हें अपना कौंसल खाना बंद करना पड़ा। उसके बाद जब गुज़िश्ता रोज़ वोटिंग हुई है खालिस्तान के लिए, रेफरेंडम हुआ है, उसके अंदर भी साइबर हमले और बहुत सारी नाकाम सफारतकारी के ज़रिए भारत ये कोशिश करता रहा कि उसे रोका जा सके, क्योंकि उसी वक्त 7 अमृतपाल सिंह के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया था भारतीय पंजाब के अंदर। और इसके अंदर ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि भारतीय मीडिया 3 दिन से ये रिपोर्ट नहीं कर रहा कि वो रिपोर्टेडली अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर चुका है। और ये बात हम नहीं कह रहे, जो तंजीम है वारिस पंजाब डे उसके जो एडवोकेट हैं ईमान सिंह खाड़ा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 3 दिन कबल शाहकोट पुलिस जो भारतीय पंजाब के अंदर है उन्होंने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और वो उन्हें एक फेक एनकाउंटर में मारने का इरादा रखते हैं। और उसके बाद से सैकड़ों बल्कि हज़ारों सिखों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये ऐसे करें कि जो खालिस्तान के लिए जितने ज़्यादा एक्टिव थे ना, उन्हें असम के अंदर, नागालैंड, ऐसी जगहों पे भेजें ताकि उन्हें पंजाब से दूर कर दिया जाए। 3 दिन से भारतीय पंजाब के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद है, मैसेजिंग बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, बहुत सारी रोड्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद सिखों के काफ़िले नहीं कर रहे हैं, पूरे पूरे मार्च वो कर रहे हैं चंडीगढ़ की जानब। और जहाँ पर भी उन्हें स्पेस मिलती है वो वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खालिस्तानी रहनुमा को फिलफौर रिहा किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये एहतजाज जो है ये सिर्फ हमें भारतीय पंजाब के अंदर होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इसका दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम का पहला मरहला किस तरह से हुआ ये भी हमने देखा। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये जो सारी चीज़ है ये फैलती चली जा रही है। आपको लगता है कि खालिस्तान की जो मुहिम है इसको भारत से बाहर जिस तरह से रेफरेंडम्स के ज़रिए फैलाया जा रहा है, जिस तरह से दुनिया के नोटिस में लाया जा रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है अब्दुल्ला? क्योंकि जब भी हमने दुनिया के हवाले से बात की, आलमी बरादरी के हवाले से बात की है कि वो क्यों भारत के मज़ालिम पर इतनी खामोश है, तो वजह एक ही सामने आती है कि भारत से बहुत सारे ममालिक के मफादात जो हैं वो जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी तिजारती मंडी है भारत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि उसके बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनको इग्नोर किया जाना नहीं चाहिए है। तो अभी आपको लगता है कि खालिस्तान मुहिम में भी इसी तरह से ये जो इग्नोरेंस है इसका ये देखी जाएगी या कहीं ना कोई कदम उठाने पर मजबूर करेंगे सिख बरादरी जो है आलमी बरादरी को? देखें, सिखों
उन्होंने इस वक्त उठाना खालिस्तान के क़याम की जो नारा था ना, उसकी गूंज सिर्फ भारतीय पंजाब में नहीं सुनाई दे रही, वो लंदन में सुनाई दे रही है, ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दे रही है, यूके में, हर जगह पर। अब ये एक आलमी फिनोमेना बन चुका है। देखें, नरेंद्र मोदी ने सफारतकारी के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म को बाकायदा कहा था कि जी इस रेफरेंडम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा था कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक आज़ादी इजहार राय है, उसे नहीं दबाया जा सकता और रेफरेंडम होगा। यानी आलमी बरादरी चाहे इस तरफ ध्यान नहीं करी, लेकिन जिन ममालिक के अंदर ये रेफरेंडम हो रहा है उन्हें पता है कि ये कानूनी हैसियत है और ये उनका बुनियादी इंसानी हक है। जहाँ तक बात रही कि खालिस्तान के लिए आलमी बरादरी कुछ क्यों नहीं करती, देखें भारत ये बड़ी कामयाबी से और चालाकी के साथ तासर देता है कि जो खालिस्तान है वो कोई साजिश है और वो उनके खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि आज से 4 दहाइयाँ कबल 1980 के अंदर जो खालिस्तान की पहली खुद मुख्तार हुकूमत थी उसका ऐलान कर दिया गया था। जगजीत सिंह चौहान जो थे उसके पहले सरबराह थे, जो खालिस्तान की जलावतन हुकूमत के सरबराह थे। उसके बाद हमने देखा कि 6 जून 1984 को उनकी नस्ल कुशी हुई, उनके सबसे मुकद्दस मजहबी मकाम दरबार साहब पर हमला किया गया, उसे तबाह कर दिया गया। और अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन पंजाब के अंदर जो अमृतपाल सिंह का बेसिक मोटो था वो ये था कि मोदी हुकूमत या बीजेपी, इंडियन हुकूमत, एजेंसीज एक साजिश के तहत पूरे पंजाब को नशे की अफरियत में धकेल रहे हैं। एक ऐसे मूवीज भी बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, इवन बॉलीवुड के अपने अंदर। बिल्कुल, और अमृतपाल सिंह ऐसी एक पब्लिक गैदरिंग्स मुनक्किद करते थे जिसके अंदर वो जो सिख थे उन्हें दोबारा खालसा करते थे। उस तकरीब को अमृत खालसा का नाम दिया जाता था और वो उसके अंदर नशे की लानत से उनको छुड़वाने के लिए काविशें करते थे। अगर आलमी बरादरी की जिस तरह आपने बात की है तो देखें सारी आलमी रिपोर्ट्स या आलमी ज़राए अबलाग इस सूरत हाल को कवर कर रहे हैं, पता चल रहा है। इसके साथ लंदन में देखें जो एक रोज़ कबल हुआ है, लंदन के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है उसके ऊपर खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने चढ़े, उन्होंने भारतीय तिरंगे को नोच के नीचे फेंक दिया और उसकी जगह अपना खालसा परचम लहराया। तो इंडियन पंजाब के अंदर खालसा परचम लहरा चुका है, खालिस्तानी परचम लंदन में इंडियन हाई कमीशन के ऊपर लहरा चुका है, ब्रिस्बेन में इंडियन कौंसल खाने के ऊपर लहरा चुका है। तो हम इसे कह सकते हैं कि आलमी सतह पर जो सिख हैं वो अपने बुनियादी इंसानी हक के हसूल की जानिब पेशरफ्त करें। ठीक है, पेशरफ्त करें। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी तहरीक जो हैं वो चल रही हैं। अब्दुल्ला, मैं चाहूँगी कि ज़रा इस पर हम बात कर लें कि अगर ये मुख्तलिफ तहरीकें जो भारत के अंदर मौजूद हैं, ये तहरीकें मिल जाती हैं, गो के इलाकों के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़ाहिर है दूर दूर भी हैं बहुत सारी तहरीक जो चलाई जा रही हैं, कोई एक सूबे के अंदर है, कोई दूसरे सूबे दूसरे इलाके के अंदर। लेकिन अगर इन तहरीक के लोग मिल जाते हैं, भारत से अलहदगी की डिमांड कर देते हैं या अपनी तहरीक को मजबूत कर लेते हैं, तेज़ कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि फिर कुछ कम वक्त लग सकता है इन सारी तहरीक के कामयाब होने में, या सिर्फ खालिस्तान तहरीक जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है किसी और तरीके से कि उनको उनका जो हक है वो जल्द मिल सके? कुछ चांसेस हैं इसके? इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बीजेपी और आरएसएस की अपनी इंतहा पसंदी है ना, हिंदू इंतहा पसंदी, वो इसको फ्यूल कर रही है। हम देखते हैं कि नागालैंड के अंदर नागा फ्रीडम फाइटर्स ने चंद हफ्ते कबल भारतीय 30-35 फौजियों को यरगमाल बना लिया था और उन्होंने बाद मुख्तलिफ शराइत मानने पर उन्हें छोड़ा है। इसके साथ हम देखते हैं आसाम के अंदर, मणिपुर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम के अंदर, इवन मकबूजा अरुणाचल प्रदेश जो मकबूजा जनूबी तिब्बत है उसके अंदर अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है। पंजाब के अंदर ये बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ चुकी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तो सब जानते हैं कि भारत के गासबाना कब्जे को जो हैं वो कश्मीरी मान नहीं रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं कि भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदी इतनी बढ़ चुकी है कि भारतीय मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, भारतीय ईसाई इकट्ठा हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर इतना ईसाई कुछ फसादात हुए इस साल के अंदर, अभी रवां साल के अंदर, कि वहाँ से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो ईसाई कबायली ख़ानदान हैं वो मूव कर गए हैं, वो नकल मकानी कर चुके हैं। तो इस तरह की जब सूरत हाल है, बुद्धों पर, बुद्धिस्ट जो हैं उन पर मजालम किए जा रहे हैं, जैन पर मजालम किए जा रहे हैं, सिखों का फिनामिना हमारे सामने है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीक हैं वो इस वजह से भी फ्यूल कर रही हैं क्योंकि जो मोदी सरकार उन्हें बाई फोर्स दबाने की कोशिश कर रही है और वो उसी अमल के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इतना आगे चली गई है कि उनके लिए उससे वापसी शायद अब मुमकिन नहीं रही। ठीक है। अच्छा, और ये जो कम्युनिकेशन पर पाबंदी लगाई जा रही है पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ एक तो ज़्यादा स्टूडेंट कहीं पर अगर इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई भारत सरकार का जो हरकारा है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, उनकी मुखबरी की जाती है, उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर फंसाया जाता है, जेलों के अंदर झूठे इल्ज़ामात लगाकर बंद किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है, आप वहाँ पर मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल्स नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट
इंटरनेट इनफैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बहुत सारे इलाकों में। इस पर कोई रिएक्शन आया है? किसी इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ने आवाज़ उठाई है भारत के अंदर? क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के ऑफिस के ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया था वो तो हम सब ने देखा था अब्दुल्ला। देखें, तमाम आलमी ज़राए इब्लाग ने इसको रिपोर्ट किया है और इंडियन पंजाब के अंदर ये कैसी सूरत हाल है कि पूरे सूबे के अंदर 3 दिन से इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, हर कुछ बंद है। और इसकी वजह ये है कि तमाम उन सिखों के ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं जो खालिस्तान के क़याम का नारा लगाते हैं। तो जब उन पे ये नारा लगाया जा रहा है कि आप अलहदा वतन का नहीं कर सकते या मज़हब की बुनियाद के ऊपर आप मुतालबा नहीं कर सकते, तो वो ये सवाल करें कि जो बाबा भागेश्वर नाथ हैं, खुद नरेंद्र मोदी हैं, मोहन भागवत हैं, राजू भाई हैं, इस तरह के सारे लीडर्स हैं, जब वो हिंदू राष्ट्र के क़याम का नारा लगाते हैं तो उनके ऊपर कौन सा मुकदमा कायम किया गया है? अगर जुर्म है तो फिर वो भी जुर्म है, वो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन सिर्फ खालिस्तान वालों पर पकड़ धकड़ क्यों की जा रही है? कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ खालिस्तान वालों से बातचीत हो रही है? नहीं, खालिस्तान वाले इस कदर भारतीय कब्जे से तंग आ चुके हैं कि वो किसी बात पर अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिख कौम को एक पूरी हिकमत अमली के तहत दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान जो संगरूर से लोकसभा के रुकन हैं और खालिस्तानी रहनुमा हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और सरकारी अफसरान समेत उन तमाम सिखों के अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है इन पाबंदियों की आड़ में, इस कर्फ्यू की आड़ में। अच्छा, जो खालिस्तान के लिए एक और भी चीज़ की जाती है ना अब्दुल्ला, पंजाब है, ज़्यादा फसलें वहाँ पर काश्त होती हैं, किसान भाई हैं, हमारे जो पंजाबी वहाँ पे सिख भाई हैं, तो उनकी फसलों को लेकर, उनके रेट्स को लेकर, उनके जो सरकारी नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं, उस हवाले से भी उनको पिछले साल हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं तो किसान ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं, एक ऑलरेडी पिसा हुआ तबका है, वो परेशान होता है और वो सोचता है कि ठीक है, मैं इस सारी चीज़ से बाहर आ जाऊँ और मैं अपना सिर्फ काम करूँ, खेती बाड़ी करूँ और हुकूमत के साथ इस तरह से सर जोड़ कर खड़ा नहीं हो जाऊँ, कोई मुकाबला नहीं लगाऊँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है। इससे भी तो डरा रहा है ना उसको, किसान को। ये इंतहाई आपने अहम बात की है, क्योंकि 20 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर दोबारा हजारों लाखों किसान जो हैं धरने पर बैठ चुके हैं और उनकी मांग है, उनका मुतालबा है कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, उन्हें लागू किया जाए, उनकी किसानी को बचाया जाए। और अब एक तरफ किसान दिल्ली के अंदर सारे इकट्ठे हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय पंजाब के अंदर जो 80-85% एग्रीकल्चर सारी फराम करता है इंडिया को, उसके अंदर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल लगा दी गई है। तो ये इसका दायरा कार जो इस बदअमनी का है भारतीय पंजाब से निकलकर दिल्ली में भी फैलेगा, क्योंकि वो दोबारा राकेश टिकैत की क़यादत के अंदर लाखों किसान जो हैं वो जंतर मंतर में जमा हो रहे हैं और अभी भी पूरे इंडिया से, इवन उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से जो किसानों के काफिले हैं वो इन राउट हैं दिल्ली की तरफ, जिन्हें जाने से रोका जा रहा है। वो कोशिश करें कि दोबारा ये इकट्ठे ना हो। लास्ट ईयर गाड़ी भी चढ़ाई थी ना कुछ किसानों पे, आपको याद होगा। हाँ, उनकी ये भी मांग है कि लखीमपुर खेरी का जो वाकया हुआ था, जिसके अंदर जो भारतीय वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, उनके बेटे जो आशीष मिश्रा हैं, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। और जो आपने बात की है कि जो अभी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर किसान बैठे हैं धरने के लिए, उनकी मुतालबात के अंदर ये भी मुतालबा सर फहरिस्त है कि लखीमपुर खेरी की जो वायलेंस हुआ था उसके मुल्ज़मान को अभी तक सज़ा क्यों नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अपनी उन वजारत के ओहदों पर अभी तक बरकरार रखा गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसान, खालिस्तान, सिख, इंटरनेशनल डायस्पोरा, ये सारे मिलकर एक नए मंजरनामे को जन्म दे रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो 4 दहाइयों बाद या 1984 के बाद खालिस्तान तहरीक दोबारा जिंदा हो गई है इन 1-2 सालों के अंदर, ये अब किसी हतमी नतीजे पर पहुँच कर ही रुकेगी। ठीक है जी, किसी हतमी नतीजे पर पहुंचती हुई आपको ये तहरीक दिखाई देती है और जाहिर है कि इसी के लिए सारी की सारी एफर्ट्स करते हुए हमें खालिस्तान के अंदर सिख बरादरी जो है वो दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। माहिर हैं जी भारतीय उमूर के, और भारत में क्या कुछ हो रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है, खालिस्तान मुहिम समेत जो दीगर तहरीक इस वक्त जारी हैं भारत के अंदर, उनको रुकवाने के लिए, उस पर अपना तजिया हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में नाज़रीन, चीन के सदर की जो मुसलसल तीसरी बार सदारत का मनसब संभालने के बाद अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर हैं, और ये वो मुल्क है जिसका वो दौरा कर रहे हैं जो इस वक्त दुनिया भर में खबरों का मरकज़ बना हुआ है, आलमी पाबंदियों का शिकार है और दुनिया की सुपर पावर में से एक है।
हम बात कर रहे हैं रूस की। नाज़रीन, चीनी सदर रूसी हम मनसब की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर हैं। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की उन्होंने और कहा ये कि दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी ने मुश्तरका खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ दिया है। यहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसमें और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन रूस ने इस दौरे को चीन को एक ताकतवर दोस्त की मुश्किल वक्त में मदद से ताबीर दिया है और कहा है कि दोनों रहनुमा इस दौरे के दौरान 2030 तक रूस चीन इक़्तिसादी ताउन के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। ये बड़ी अहम मुलाकात और इस मुलाकात की कुछ झलकियां हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। नाज़रीन, ये दौरा एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन पर यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने का इल्ज़ाम आयद करते आ रहे हैं। ताइवान के मामले पर भी अमेरिका और चीन के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही थी। इनफैक्ट अभी भी ये कशीदगी मौजूद है और अब इस दौरे के तनाजुर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस अपने हथकंडों से दुनिया को गुमराह कर रहा है। चीनी सदर का दौरा रूस किन हवालों से अहम है और अमेरिका का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। उनका तज्ज़िया यकीनन हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। हुमायूं खान साहब जी मेरे आज के गेस्ट, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले इस अहम दौरे के हवाले से एक डिटेल्ड पैकेज है, रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप देखिए, फिर हुमायूं खान साहब से बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग 3 रोजा रूस के दौरे के दौरान मॉस्को में मौजूद हैं। शी जिनपिंग का मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद बैरून मुल्क ये पहला दौरा है। चीनी सदर की रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी की जामे शराकतदारी ने एक तरफ बैनुल अक़वामी इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ किया है और दूसरी तरफ दोनों ममालिक की मुश्तरका खुशहाली और तरक्की को फ़रोग़ दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक रूस रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में चीनी सदर ने इस यकीन का इजहार किया था कि रूस का दौरा सूदमंद साबित होगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और तिजारत में मज़ीद तेज़ी आएगी। वो यूक्रेन जंग के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए रूसी सदर से अपने ताल्लुकात और असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे। खबर इदारे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने दौरे रूस को दोस्ती, अमन और ताउन का सफर करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की मजबूती को सराहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि सदर शी जिनपिंग के दौरे रूस से आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार सदर व्लादिमीर पुतिन को तकवीत मिलेगी, बिलखुसूस ऐसे मौके पर जब हाल ही में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने रूस के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। रूस के मामले में चीन ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा था कि तनाज़े के हल के लिए गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा करने की बजाय अमेरिकी क़यादत में रूस पर दबाव की मुहिम चलाई जा रही है। रूस पहुंचने से पहले सदर शी जिनपिंग की तरफ से लिखा हुआ एक मजमून रूसी अखबार में शाया हुआ, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से कहा कि सदर पुतिन के साथ मिलकर एक नया विजन अपनाने के लिए पुरुमीद हूँ। यूक्रेन जंग के दौरान चीन की कोशिश रही है कि वो खुद को एक गैर जानिबदार फरीक के तौर पर जाहिर करे। इसी हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए बीजिंग तामीरी किरदार अदा करेगा। इससे कबल फरवरी के आखिर में चीन ने यूक्रेन जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए 12 निकाती मंसूबा पेश किया था। 12 निकाती अमन मंसूबे में चीन ने यूक्रेन तनाज़े का सियासी हल तजवीज़ करते हुए दोनों फरीकैन पर जोर दिया कि वो तनाव में बेतदरीज कमी लाएं, जिसके नतीजे में जामे जंग बंदी हो सके। बिल्कुल ये अहम दौरा और अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं खान माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। अच्छा हुमायूं साहब, चीन के प्रेसिडेंट तीसरी मरतबा मनसब संभालते हैं और अपना जो पहला गैर मुल्की दौरा करते हैं वो करते हैं रशिया का। किस तरह से देखते हैं आप तो एक इस चीज़ को कि उनका पहला दौरा गैर मुल्की और वो भी रशिया का, और फिर किस तरह से आप देखते हैं उनके इस विज़िट को अमेरिका के साथ जो इस वक्त मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर जो यूक्रेन के साथ रशिया की जंग छिड़ी है उस तनाजुर में? सर यस्मा, मेरे ख्याल है इसको दो तरह से देखना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रिप को। जो आपके सवाल का पहला ऐसा था वो ज़्यादा अहम इन सेंस है कि इस वक्त जो है चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए, अनप्रेसिडेंटेड है ये उनकी हिस्ट्री में और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नई जो है जहत जो है उन्होंने कायम की। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अमेरिका और चीन पिछले चंद सालों से एक तकरीबन एक दहाई से एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ आ गए, जिसमें ज़्यादा जो गुस्सा
یا جو اگریسونیس دکھائی گئی ہے وہ امریکہ کے ڈفرنٹ صدور کی طرف سے، پریزیڈنٹ اوباما سے لے کے پریزیڈنٹ بش سے لے کے اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے لے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے ٹرمپ اور سے پھر لے کر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اس وقت جو موجودہ صدر، انہوں نے اپنی جو ابھی اگر آپ ان کا آخری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیکھ لیں، کوارٹرنل ڈیفنس ریویو دیکھ لیں، اس میں چائنا جو ہے اس وقت ان کا ایک کمپیٹیٹر یا ایک شدید جو ہے فو کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو چائنا کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک بڑا ایک کمپلیکس قسم کی سچویشن ہے. دنیا اس وقت ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی تھی، کیمپس پالیٹکس دوبارہ آ گئی، کولڈ وار کی جو ہم نے رائیولری پہلے دیکھی جو روس اور امریکہ میں تھی، اب وہ چین اور امریکہ کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہوگی، اور جس میں بہت بڑا عمل دخل امریکہ کا ہے، اور وہ چین کو ایک اپنا دشمن کے طور پہ دیکھ رہا ہے. اس میں مختلف آپ کے مختلف پروگراموں میں بھی ہم اس کے اوپر ذکر کر چکے ہیں، جس میں ہم نے آکس کا ذکر کیا، کوڈ کا ذکر کیا، ایشیا پیوٹ کا ذکر کیا، ساؤتھ ایشیا کے اندر مختلف جو ہے دوست ممالک کا جو ذکر کیا جو امریکہ کے دوست ہیں اور پھر اس وقت ان کی جو ہے دشمنی چین کے ساتھ ہے. اس سارے تناظر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب تیسری دفعہ صدر بنے تو انہوں نے بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینی تھی، اور انہوں نے اپنا پہلا جو ملک چوز کیا وہ رشیا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی تمام نظروں کے سامنے ہے، پرٹیکولرلی جب کہ یوکرین کے اوپر ان کا جو ہے حملہ ایک سال کے اوپر سے زیادہ ہونے کو آیا ہے. تو اس میں انہوں نے دو چیزیں ظاہر کی. ایک تو وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس وقت روس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کوآپریٹو فرینڈشپ ان کے ساتھ ہے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ اس کو بلاکس کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو انہوں نے آلریڈی، اگر امریکہ نے انڈیا کو اپنے ساتھ رکھ لیا، آسٹریلیا کو رکھ لیا، جاپان کو رکھ لیا، اور اس قسم کے ممالک ہیں ان کو رکھ لیا، تو چین نے جو اپنا جو ایک دوست ممالک جس کے سامنے وہ بتانا چاہ رہے تھے، انہوں نے روس کی شکل میں امریکہ کو ایک بہت بڑا میسج دیا. تو یہ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی کمپلیکس اور بڑی ڈینجرس سچویشن ایٹ دا سیم ٹائم ہے کہ دنیا کووڈ کے معاملات سے نہیں نکلی، ویلیو چین ایڈیشن خراب ہو گئی، انفلیشن پوری دنیا کے اندر آ گئی، آئل کی پرائسز اسکائی راکٹ کر گئی، انفلیشن پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. اس صورتحال میں یہ جو چیز ہے ایک کانفرنٹریشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر ہم اس کو اس ہولسٹک طریقے سے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اینٹنی بلنکن کا اس پر بیان بھی سامنے آیا ہے نا، انہوں نے کہا یہ ہے کہ رشیا اپنے ہتھ کنڈوں سے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. دنیا سے ان کا اشارہ کیا چائنا کی جانب ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رشیا کچھ ایسا لبادہ اوڑھ کر چائنا کو کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہے؟ تو کیا اس بیان سے ہم یہ میسج لے سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں امریکہ چائنا کو انوسنٹ تصور کر رہا ہے، یا یہ شو کرانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو بہت ساری چیزیں چونکہ رشیا کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس کو لے کر کچھ معاملات اپنے صحیح رکھنا چاہ رہا ہے چائنا سے؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں اینٹنی بلنکن کے اس بیان کے بعد سر؟ میرا خیال ہے اس بیان کے جو معنی ہے اس کو صرف اس کی فیس ویلیو پہ نہ لیا جائے. اگر ہم یہ دیکھیں اس وقت اگر یو ایس فارن پالیسی کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیپ سیٹڈ فلاز ہمیں نظر آتے ہیں. آج اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ گرینڈ مورل ڈیکلریشن کی طرف ایک طرف جاتی ہے، جہاں پہ دنیا کو ڈیوائیڈ کر کے بلیک اینڈ وائٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس میں یا تو کوئی آپ کا دشمن ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے، اور وہ انویلنگ ہے کسی بھی طرح سے کسی ایسے کانفلکٹ کے اندر میڈیٹر کا رول ادا کرنے کے اوپر یا اس کو ختم کرے. اور اس کی مثال ہم نے ریسنٹلی آپ کی چند دن پہلے شو میں بھی کی، ذکر کیا، جس میں ایران اور سعودی عربیہ کا جو اپروچما ہے چائنا نے مڈل ایسٹ میں کروایا، اور اس کے اوپر بہت جو ہے چیمگوئیاں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑی خوش آئند بات تھی. اسی طرح چائنا اپنا رول افغانستان کے اندر بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرح یوکرین کے اندر ابھی آپ کی رپورٹ کے اندر جو بتایا گیا کہ ایک 12 رکنی جو ہے پوائنٹ فارمولا جو ہے چین نے فروری میں دیا، تو اگر آپ اس 12 رکنی فارمولے کو دیکھیں اس کے بڑے اہم نکات ہیں، جس کو جو یوکرینین صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی انہوں نے بھی اس کو کیا. اس 12 رکنی میں جو سب سے پہلا تھا کہ ریسپیکٹنگ سوورینٹی آف آل کنٹریز، بڑا اہم ہے. یہ چین نے بڑی پرنسپل سٹانس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کی جو سوورینٹی ہے اس کو ایکسیپٹ اور ریسپیکٹ کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ کولڈ وار کی مینٹیلٹی کو ختم ہونا چاہیے، یہ بلاکس میں نہیں بتنا چاہیے. دنیا کرائسس کے اندر گزر رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، کووڈ نے ہمیں ڈیوسٹیٹ کر دیا، تو اس کولڈ وار مینٹیلٹی جس میں یہ میرا دوست اور یہ میرا دشمن ہے، اس سے نکلنا چاہیے. تمام کانفلکٹ جو ہیں وہ بات چیت اور اس کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاسٹیلٹیز کو ختم ہونا چاہیے، بڑا اہم تھا. وہ روس کو بھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ دیا کہ جنگ جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے حل نہیں ہے، اس لیے اپنی ہاسٹیلٹیز کو روکیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں. پھر انہوں نے چوتھا جو پوائنٹ تھا اس میں کہا تھا ریزیومنگ پیس ٹاکس،
डायलॉग के थ्रू ये बात होनी चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता है और उसके ऊपर सारी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है कि आपने गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल करना है। रिजॉल्विंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये बड़ी अहमियत की बात इन सेंस है कि अगर इस वक्त एक क्राइसिस आ चुका है और दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के उसके ऊपर कुछ साइड ले रहा है और कुछ के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी रशियन जो यूक्रेनियन अवाम है वो अब जुल्म सितम सह रही है, तो इसलिए उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करने की जरूरत है। उनकी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो पहुंचनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग सिविलियन एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये बड़ा अहम है। जिनेवा कन्वेंशन का हिस्सा है कि आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अब चूंकि जंग शुरू हो चुकी है और इसमें दोनों साइडें अपनी तरफ से समझ रही हैं कि वो ठीक है, लेकिन जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनकी जो है जिंदगी और उनकी डिग्निटी और उनकी रिस्पेक्ट उसको इंश्योर करना चाहिए। कीपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ, ये बड़ी अहमियत का आमिल है कि न्यूक्लियर वेपन्स की कन्वेंशन दोनों मुल्कों ने साइन की हुए हैं। जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट भी चाइना ने बड़ा अपना क्लियर उस 12 पॉइंट एजेंडे के ऊपर कहा। और फिर उन्होंने कहा कि ग्रेन एक्सपोर्ट जो है, जो कि तुर्किया ने की, रशिया ने की, यूक्रेन ने की और यूएन ने उसको फुली इंडोर्स किया, उन्होंने कहा ये जारी रहनी चाहिए ताकि वहां से जो दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल आए हैं जिसमें ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, गंदम की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उसको किया जाए। और स्टॉपिंग यूनिलैटरल सैंक्शंस, ये अमेरिका की तरफ इशारा था कि आप सिर्फ सैंक्शन के जरिए जो है मामलात को हल नहीं कर सकते। दुनिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और पीस और नेगोशिएशन और डायलॉग एक वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के देखी, आपने इस वक्त मौजूदा जो अफगानिस्तान की करंट रजीम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के देखी, लेकिन हमने देखा कि मामलात कहीं जा नहीं रहे, वहां की आवाम, वहां के लोग सफर कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। और कीपिंग इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन स्टेबल, ये बड़ा अहमियत का आमिल है कि दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन आई है वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से ये जो सप्लाई चेन थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। तो चाइना ने ये जो 12 पॉइंट दिए, प्रोमोटिंग पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन, इन 12 पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई फार्मूला हो नहीं सकता। तो अगर दोनों इसको इतना ही बेहतर समझेगा रशिया, व्लादिमीर पुतिन, आपको लगता है कि इस पर कुछ सोच विचार उस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ों पर अमल दरामद हो सके, एक दूसरे की हुदूद का एहतराम किया जा सके, एक दूसरे से मुज़ाकरात किए जा सके, मामलात को दुनिया के लिए समझा जा सके, सप्लाई चेन क्यों मुतासर हुई है, उन चीज़ों को समझते हुए, दीगर दुनिया का नुकसान देखते हुए इस जंग को रोकने के लिए कुछ इक़दाम किए जाएंगे व्लादिमीर पुतिन की जानिब से? जी, मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त रशिया भी जो कि शायद शुरू में ये समझ रहा था कि जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया तो वो चंद दिनों के अंदर अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद वो पूरे कर लेता, लेकिन वो हमने देखा कि अब साल गुजरने को आया है वो ये नहीं हो सके। एक प्रो लॉन्ग वॉर हो चुकी, यूनिवर्सल सब्सक्रिप्शन करने की उन्होंने कोशिश की और उनको बहुत बड़ा नुकसान खुद भी हुआ। इन सारी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक डिफरेंट किस्म का भूचाल आया जिसने प्राइसेस स्क्वायर रॉकेट कर दी। उसका कभी को फायदा रशिया को कुछ हुआ लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। एक उसकी जो इंटरनेशनल रिप्यूट या जो उसकी एक स्ट्रेटेजिक लुक थी वो बड़ी हद तक डैमेज हुई। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि जो चीन का मामला और फिर यूएन की नेगोशिएटेड सेटलमेंट की जो गुफ्तगू है उसमें रूस को भी शायद गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जंग जो है हमने इससे बहुत लंबी जंग जो देखी वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की देखी, जो 20 साल लड़ने के बाद इवेंचुअली खत्म कैसे हुई, गुफ्तगू करने के साथ। तो ये मेरा ख्याल है लेसन लर्न होना चाहिए रूस को भी कि आप ये जंग जोर के साथ लड़ने की आपने कोशिश की लेकिन आप नहीं कर सके, पूरी दुनिया जो है यूक्रेन के साथ खड़ी होगी, अब आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो चाइना का एज अ स्टेप अप रोल होना मीडिएटर का, जो कि हमने मिडिल ईस्ट में देखा, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने हम मनसब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो कि यकीनन होगी और खित्ते के अंदर जो है हमांगी और अमन पैदा करने के लिए इस जंग का खत्म होना बड़ा जरूरी है। वो बड़ा कौन ज़रूरी सी है, इस चीज़ को चाइना की जानिब से समझा गया है और आप ये फरमा रहे हैं कि इन 12 निकात के बाद रशिया भी इस चीज़ को उसी तरह से समझेगा और मिल बैठकर ये ममालिक जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकालते हुए में नज़र आएंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आईसीसी का जो फैसला आया है रूसी सदर के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उस पर मैं ज़रूर आपसे बात करती, वक्त हमारे पास कम है, मैं कल फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। हुमायूं साहब, अगर आपके पास वक्त हुआ तो प्लीज़ ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम इस पर मज़ीद बात कर सकें। आज आपने वक्त निकाला सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, बात करनी है हमें शाम की, जहां 2011 में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों का जब आगाज़ हुआ था तो शामी हुकूमत ने जमहूरियत के हक़ में होने वाले मुज़ाहिरों के ख़िलाफ़
क्रैक डाउन शुरू कर दिया था। अच्छा, हमने देखा कि इस क्रैक डाउन के पेश नज़र अरब ममालिक ने शाम से कतई ताल्लुक़ कर लिया था और इस मुल्क को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था। अच्छा नाज़रीन, ये जो मुजाहरे थे ये ऐसी खाना जंगी में बदले उसके बाद जिसका ये मुल्क आज भी शिकार है। लाखों अफराद की हलाकत हो चुकी है, नकल मकानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और घरों की तबाही हो चुकी है। आवाम का दारोमदार पहले ही इमदाद पर था और ऐसे में 6 फरवरी 2022 को तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद शाम में सूरत हाल ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। घर तो पहले ही नहीं थे, अब आवाम की पनाहगाहें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। इस तमाम सूरत हाल में बेहतरी के लिए शाम की अरब लीग में वापस शमूलियत नहायत अहमियत की हामिल है और अब ऐसी उम्मीदें पैदा हो रही हैं कि शायद ताकतवर अरब लीग में शाम जो है वो वापस आ सकता है। शामी सदर बिशारुल असद ने 2011 के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया है। 2011 के बाद शामी सदर का किसी भी अरब मुल्क का ये पहला दौरा है। शाम के दीगर अरब ममालिक जिनमें मिस्र है, उर्दन है, ओमान और बहरीन शामिल हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है शाम की जानिब से और ये बेहतरी आ भी रही है। अच्छा, चंद दिन पहले सऊदी अरब ये भी कह चुका है नाज़रीन कि शाम की अरब लीग में वापसी मुमकिन हो सकती है, यानी इशारे वहाँ से भी मुस्बत आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। शामी सदर के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे और शाम के अरब लीग में वापसी से मुतालिक क्या मामलात सामने आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने % इसके चांसेस हैं, नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोने की कोशिश की है, आपको दिखा रहे हैं। शाम के सदर बिशारुल असद गुज़िश्ता रोज़ तवील अरसे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी पहुँचे। अरब मीडिया के मुताबिक शामी सदर की अपने अमाराती सदर अल शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात हुई, जिसमें शाम और खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने वाले उमूर पर ताउन और हम आहंगी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान ने कहा कि अरब ममालिक की सिक्योरिटी में शाम का किरदार अहम है, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात दमिश्क हुकूमत के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। मुत्तहिदा अरब अमारात की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान उम्मीद रखते हैं कि बिशारुल असद न सिर्फ शाम बल्कि इलाकाई सतह पर पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशें करेंगे। अल शेख मोहम्मद बिन जैद की जानिब से अपने ट्विटर पर जारी बयान में बताया गया कि हमने दो बरादर ममालिक और अवाम के मफाद के लिए बरादराना ताल्लुकात की हिमायत और फ़रोग़ के लिए मस्बत और तामीरी बातचीत की। बिशारुल असद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम और वज़ीर आज़म के अलावा दुबई के हुक्मरान से भी मुलाकातें की। इस मौके पर शामी सदर का कहना था कि इलाकाई सतह पर मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार इंतहाई अहम है। इस तनाज़ुर में इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती की खातिर ताउन में इजाफ़ा किया जाए। शाम में 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बाद बिशारुल असद ने पहली मरतबा किसी खलीजी मुल्क का दौरा किया है। 2011 में ही अरब लीग में शाम की रुकनियत बिशारुल असद की हुकूमत की जानिब से जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतअद्दिद अरब ममालिक दमिश्क हुकूमत के साथ अपने सिफारती और बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी ला रहे हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि शाम को एक मरतबा फिर अरब ममालिक में बाअसर हुकूमतों की सफ़ में लाया जाए। इसी कोशिश में मुत्तहिदा अरब अमारात 2021 में शाम को अरब लीग में भी वापस लाने का अहम हामी बन गया था। नाक़िदीन के मुताबिक शाम की तवील खाना जंगी के बाद सदर बिशारुल असद की कोशिश है कि वो बिलखुसूस अरब और खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर ले आएं। इस दौरे से मालूम होता है कि असद अपनी सियासी मकासद के हुसूल में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अरब मुल्कों में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि शाम की सूरत हाल कतई काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।